बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती हैं खबरें, खबरों के चलते जहां पर होता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी। खबर बताएंगे हम और रणनीति तय करेंगे आप तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। तो एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं और आज बहुत सारी खबरें हैं। जरा सबसे पहले आरवीएनएल पे बातचीत कर लेते हैं। ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं लगातार यहाँ पर। अब इनको दक्षिण रेलवे से फिर से एक बार ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर मिला हुआ है 239 करोड़ रुपए का। और ये जो इनको ऑर्डर मिला है, ये ऑर्डर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम लगाने के लिए कंपनी को मिलता हुआ यहाँ पर आया है। अगले 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर इस ऑर्डर को कंपनी कंप्लीट करेगी और इसी नए ऑर्डर के चलते जो है शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है। और ये जो नया सिस्टम लगाएगी वो जेलर पेट्टई और इरोड जंक्शन के बीच में ये सिस्टम लगना होगा। 3% से ज़्यादा की मजबूती थी जब हमने ये खबर निकाली थी और अब ये तेज़ी बढ़ करके 6% हो गई है। 271 का लेवल 6.25% ऊपर इस समय आरवीएनएल का शेयर, शानदार मजबूती शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। सर, आरवीएनएल काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली है और पिछले अगर हम बात करें 6-8 महीने के अंदर तो 70% 6 महीने में, साल भर में 125% की रैली देखने को मिली है। एक बार फिर से 300 की तरफ अग्रसर होता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? ठीक है। अगेन विपुल जी, रेलवे स्टॉक्स वैसे काफी चल चुके हैं, पर चूंकि रिजल्ट्स, इलेक्शन रिजल्ट्स के आगे एक यूफोरिया अगेन रेलवे स्टॉक्स में बन सकता है। तो हो सकता है चूंकि ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, काफी ऑर्डर विंग्स आपको लास्ट 1 महीने में देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो इमीडिएट टारगेट रहेगा 290-300 के आसपास ही रहेगा। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 300 के आसपास आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये दोनों स्टॉक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो रेलवे में अगर किसी की भी पोजीशन बनानी है या किसी को भी नया बाई करना है तो आरवीएनएल और आईआरएफसी पे ध्यान दे सकते हैं। आईआरएफसी मुझे लग रहा है 168, 172 तक जा सकता है और आरवीएनएल 290, 300 तक के टारगेट्स के लिए आप प्योरली मई महीने के लिए बाई करें। 30 मई तक का ही अपना टाइम फ्रेम रखें, 1 जून तक अपनी पोजीशन को कैरी ना करें, क्योंकि हो सकता है एक यूफोरिया में आपको ये दोनों स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये 2 शेयर ऐसे हैं जहां पर कि अगर आप इस महीने के लिए, आज है कितनी, 14 तारीख, तो बिल्कुल नतीजों का इंतज़ार ना करें और अगर आप ख़रीदना चाहें तो बिल्कुल ख़रीद के चल सकते हैं। लगभग 290-300 के तक के लक्ष्य जो है आपको देखने को मिल सकते हैं आरवीएनएल में। आईआरएफसी में 172, 168 के लक्ष्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं अरुण जी को। तो इस रणनीति के साथ आप रेलवे शेयरों में रणनीति बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सरकारी कंपनी की बातचीत कर लेते हैं। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर कंपनी को एक ऑर्डर मिला है और ये मिला है कंपनी का एक यूरोपियन क्लाइंट है, उससे जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 500 से 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला है और ये बना है पानी का जो जहाज़ होता है, हाइब्रिड वेसल बनाने के लिए मिला है। और ये जो हाइब्रिड वेसल बनाएगी उससे न सिर्फ एनर्जी सेविंग होगी बल्कि कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा। तो नई तकनीक के साथ इसको कंपनी जो है कंप्लीट करेगी और 2026 तक जो है ये ऑर्डर कंपनी को पूरा करना होगा। और इसी के चलते कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे, जब हमने खबर बनाई थी, करीब 7% के आसपास की मजबूती कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखने को मिल रही थी। और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है कोचिन शिपयार्ड में, वो देखने को मिल रहा है करीब 11% ऊपर, 10.5% की तेज़ी, 1322 का लेवल। यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मूव है। सर, पीएसयू फिर से फ्लेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, जब से कल से जो थोड़ा सा परिवर्तन बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है, तो क्या माने अब फिर से पीएसयू में रैली आती हुई दिखाई देगी? देखिए, अगेन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का ये असर अगेन आप कह सकते हैं विपुल जी नजर आ रहा है। पीएसयूज और अडानी स्टॉक्स, सुबह भी हमने डिस्कस किया था किसी और प्लेटफॉर्म पे कि ये दोनों सेक्टर्स काफी अच्छा कर सकते हैं, जिस हिसाब से सेंटिमेंट्स दोनों सेक्टर के लिए बन रहे हैं। तो अगेन कोचिन शिपयार्ड के लिए तो पॉजिटिव न्यूज भी है, तो उसी का असर देखने को मिल रहा है। एक फ्लैग ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। 1380 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए, तो जिनके पास भी है तो उनको होल्ड करना चाहिए। 1380, 1390 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। वैसे भी डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर फोकस में रहना चाहिए और जिनकी भी पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए है 30 मई तक ही बना के रखें। 30 मई के आसपास अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर ले, फिर वापस आप जैसे इलेक्शंस खत्म होंगे फिर एंट्री कर सकते हैं। फिर से रीएंट्री कर सकते हैं। देखिए ज़रा क्या मजबूती देखने को मिल रही है इस समय। मझगांव डॉक 7% ऊपर, बीएचईएल में 2% से ज़्यादा की मजबूती। तो एक बार फिर से जो अभी अरुण जी कह रहे थे कि एक तो रक्षा, एक रेलवे और दूसरा तीसरा पावर, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो कि इस समय फ्लेवर में दिखाई दे रहे हैं और तीनों ही क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा सकारात्मक मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वो है जी शिपिंग।
क्या मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी शिपिंग पे खबर ये है कि तकनीकी चार्ट्स पर जो है शेयर के अंदर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है और इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी पिछले 2-4-5 दिन के अंदर 10-11% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है कंपनी के अंदर ये तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने जो है एक ब्लॉक डील हुई आज सुबह और उसके चलते हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 20 लाख शेयर बेचे गए हैं कंपनी की तरफ से और इसको ख़रीदा गया है। घिसालो मास्टर फंड ने 950 रुपये के भाव पर ख़रीदा था और अभी 4.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। सुबह और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही थी लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है शेयर, लेकिन फिर भी 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी, सुबह 9% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर जी शिपिंग एक और ऐसी इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जहाँ पर काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी सर आपको, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? अगेन विपुल जी, नई खरीदारी की सलाह तो नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है और अपने कंसोलिडेशन के दौर में ही नजर आ रहा है। ऊपर में 1100-1130 के आसपास के रेजिस्टेंस है और वहीं से आज एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है, इसलिए नई खरीदारी की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक वापस आपको 1000 के नीचे मिलता है तो वहां पे एंट्री के लिए बेस्ट लेवल्स रहेंगे। तो जिनके पास भी है उनको होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए किसी ने लिया है तो 1020 का स्टॉप लॉस लगाए। अगर फ्रेश एंट्री करना है तो 1000 के आसपास मिलता है तो वो अच्छे एंट्री लेवल्स है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। अब जरा अगली कंपनी का रुख करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या रणनीति देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम बात करेंगे एक और ऐसी कंपनी की, मेटल क्षेत्र से जुड़ी कंपनी हिंडाल्को की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है अमेरिका की, नोवेलिस इंक। इसको जो है यूएस में लिस्ट कराने के लिए कंपनी ने अर्जी लगाई है और इसको अब लिस्ट कराने की कंपनी की योजना है और इस तरह की बातें निकल करके आ रही है कि जून के अंदर इसकी लिस्टिंग जो है वो संभव हो सकती है और इसके लिए वहाँ के एक्सचेंज बोर्ड पे अर्जी लगा दी गई है। सेक्ट में अर्जी जो है वो दाखिल कर दी गई है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो है कंपनी के शेयर में अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। करीब 1200 करोड़ डॉलर जो है वो जुटाने की कंपनी की यहाँ पर योजना है और जो वैल्यूएशन निकाली गई है वो करीब 1800 करोड़ डॉलर के आसपास की वैल्यूएशन यहाँ पर निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। सर हिंडाल्को मेटल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी और अभी क्या करना चाहिए सर? नई लिस्टिंग की योजना है, 2% से ऊपर की तेज़ी जो है हिंडाल्को में देखने को मिल रही है। अभी पोजीशन बनाई जा सकती है क्या इसमें? विपुल जी, शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहे तो ले सकते हैं। स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है। टेक्निकली भी 630 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ था और उसी के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन भी कर रहा है, तो 630 के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हैं। प्योर शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 4 दिन की ही ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। 672 का ऊपर में टारगेट रहेगा। वैसे न्यूज भी पॉजिटिव है और रिसेंटली रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज के टारगेट्स भी काफी बड़े हैं, तो डेफिनेटली बाय करके चले। 630 का स्टॉप लॉस लगाए, 672 का ऊपर में टारगेट रहे। ठीक। इस बीच मनमोहन जी, आप बार बार अभी पीसी ज्वेलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जरा कार्यक्रम आपने लगता है बीच में देखना बंद कर दिया था। आपकी सवाल जो है वो हमने डिस्कशन में लेकर के आ गए हैं, तो अब जो है एक बार आप कार्यक्रम को दोबारा देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं यहाँ पर क्या खबरें निकल करके आई है। जेएसपीएल पे नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा डबल हो गया है। हाँ, 100% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है चौथी तिमाही में, 933 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि आय फ्लैट रही है, आय में कोई खास इजाफा नहीं रही है और ये 15,749 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। अब फिर मुनाफा कैसे बढ़ा? असल में हुआ ये है कि कंपनी की जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें काफ़ी जो है लागत में कमी आई है, उसके चलते मुनाफा बढ़ा है और कंपनी चौथी तिमाही में करीब 2523 करोड़ रुपए कंपनी ने अपने एक्सपेंशन प्लान पे निवेश किए हैं। कच्चे माल की लागत में कमी के चलते कंपनी का मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और इसी के चलते जेएसपीएल के अंदर हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी जब हमने ये खबर बनाई थी और अभी अगर हम देखें तो अभी 4.5-5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर काफ़ी शानदार मूव इस समय देखने को मिल रहा है जेएसपीएल के अंदर और पिछले एक साल में करीब 70% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और करीब अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पे के आसपास जो है अब ये पहुँच चुका है। 52 वीक हाई नया इसने आज लगाया है। आपकी क्या राय रहेगी सर? अगेन विपुल जी, एक सेक्टर हमने काफी बार पहले भी डिस्कस किया है पर एक डिटेल अगेन मैं दे देता हूँ। मेटल सेक्टर मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 से 8 महीने अगर आप सेक्टोरल रोटेशन में देखें तो मेटल काफी स्ट्रांग लग रहा है। ओवरऑल मेटल, कॉपर, एल्यूमिनियम तीनों ही मुझे लग रहा है काफी अच्छे रुझान चार्ट्स पे नजर आ रहे हैं, तो इसी का डायरेक्ट इंपैक्ट इनकी कंपनीज पे भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो जिंदल स्टील वैसे भी रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग थे। अगेन
टेक्निकली और बड़ा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, तो जिनके पास भी है उनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक्सटेंशंस निकालते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास ही है, या नया ऑल टाइम हाइज भी आज स्टॉक ने लगाया, तो 1035 का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। ओवरऑल मेटल्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट सेक्टर पर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स रहेगा, तो मुझे लग रहा है मेटल्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जहां तक स्टॉक्स की बात है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, इवन हिंद कॉपर, ये सभी स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। और जिंदल स्टील की जहां तक बात है, 1040, 1035 ये नेक्स्ट टारगेट मुझे लग रहा है जिंदल स्टील में भी नजर आ सकता है। ठीक, चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई, अब जरा अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और ये है श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है वो श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, इसको जो है बेचने के लिए जो है बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो कंपनी बेची जाएगी वो बेची जाएगी जरा वारबर्ग पिनकस को जो है ये कंपनी जो है बेचने की कंपनी की योजना है। और आज अच्छा मोमेंटम यहाँ पर श्रीराम के अंदर देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस के अंदर करीब 4630 करोड़ रुपए में जो है वारबर्ग पिनकस को ये कंपनी बेची जाएगी, और इसी के चलते एक सकारात्मक रुझान यहाँ पर आता हुआ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कैसा लग रहा है श्रीराम फाइनेंस का शेयर आपको? 1.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2338, 2339 का भाव, सब्सिडरी कंपनी को बेचने की योजना है। अगेन विपुल जी, साइडवेज है, स्टॉक में कोई बड़ा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। इवन आप देखिए मार्केट में तेजी के होने के बावजूद भी आज ये स्टॉक लास्ट 2 दिन से स्टॉक आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ही रिटर्न दे पाया। नो डाउट न्यूज का इम्पैक्ट जरूर है, पर टेक्निकली अभी भी साइडवेज नजर आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट अभी भी ठीक है, तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करके चले। शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने की सलाह नहीं है। जहां तक शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स की बात है, 2250 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो जिन्होंने भी आज न्यूज पे लिया है या फिर न्यूज पे प्ले करने के लिए लिया है, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, 2250 का स्टॉप लॉस है। जहां तक टारगेट की बात है 2420, 2430 के टारगेट रहेंगे। तो फिलहाल साइडवेज है, नई खरीदारी की राय नहीं है। जिन्होंने भी ले रखा है 2250 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच अब 150 अंकों की मजबूती जो है वो देखने को मिल रही है निफ्टी के अंदर। काफ़ी शानदार मूव इस समय देखने को मिलता हुआ। नया इंट्राडे हाई जो लगा है वो है 22,255 का। तो बाजार में अब शानदार रिकवरी निचले लेवल से देखने को मिल रही है। और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स में फ़िलहाल इतना ही।